16 जुलाई 1945। ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में इतना ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने यह तारीखी जुमले कहे, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपेनहाइमर को तबाही के मुहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और बेइज्जत आखिर क्यों किया था। ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से अंजाम दिए थे, लेकिन इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पर याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए सिर्फ और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हॉवर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही एक बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन न कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से पास होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वह किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पर ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वह वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहां तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहां एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हां, आइंस्टाइन ने हिटलर का यह खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह लेटर न लिखते। खैर, अब होना तो यह चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को यह शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की मार्गदर्शिका ही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वह भी यह चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पर टोटल 2 अरब यूएस डॉलर का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम न पड़ सके। इनमें संस्थान, टेक्नीशियंस और रिसर्चर समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको यह डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वह किसी को कुछ न बताएं, और तो और अपनी फैमिली को भी नहीं। यहां कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था। सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का यह रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहां लेटर्स आते थे, लेकिन फेक एड्रेस पर वह एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहां तक कि ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहां सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोलकर पढ़ता था और उसके बाद वह आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहां से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे।
प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर न अंदर जा सकते थे और न ही एग्जिट पास के बगैर यहां से बाहर निकलना मुमकिन था। यहां तक कि लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं, बल्कि सिर्फ पीओ बॉक्स 1663 लिखा होता था। यह सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपनहेमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको अगर मिला लें, प्लस कर लें, तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है, जो है 238। अब वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद यह नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और यह बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 25 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 25 एटम से मिलते हैं और यह रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। यह सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रोसेकंड्स के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शन का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल टीएनटी बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो यह हाथी को चींटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि 1 केजी एटॉमिक बॉम्ब 3500 केजी टीएनटी बॉम्ब के बराबर है, यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थीं। इतनी ही तबाही टीएनटी बॉम्ब से करनी पड़ती तो अमेरिका को हैरतअंगेज तौर पर 1.5 करोड़ केजी वजनी टीएनटी बॉम्ब गिराना पड़ता। यह इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है यह एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 25 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। यह एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले यह बॉम्ब न तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी तीव्रता देखकर पूरी दुनिया भयभीत हो गई। ओपेनहेमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असर हो सकते हैं यह जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब यहां आपको लग रहा होगा कि ओपनहेमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज देगा, पर ऐसा हरगिज नहीं था। ओपेनहेमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाकये ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वह चाहते तो अमेरिका की यह ताकत मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहेमर अब यूएस का एक बहुत ही नाजुक शासक साबित हुए और अमेरिका की अलग अलग एजेंसीज ने ओपेनहेमर पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहेमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी
पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज टाई हुआ करते थे और खुद ओपेनहेमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहेमर और स्टेट सीक्रेट के दरमियान अब एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहेमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वह अपने बयान पर डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त ताकतवर साइंस का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई फायदा न हो सका। अगले कई साल ओपेनहेमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर करीब 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपेनहेमर को ऑफर दी कि वह एक नया फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से वापस मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपेनहेमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वह बेकसूर हैं। इसी वजह से उन्होंने ओपेनहेमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहेमर को कैंसर डायग्नोस हुआ और 1966 में वह चल बसे। उनकी एशेज यूएस वर्जिन आइलैंड्स के एक बीच पर बहा दी गई, जो आज ओपेनहेमर बीच के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।